हर हर महादेव दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरे साथ मनमर्जियां भाग 2। बनारस उत्तर प्रदेश। गुप्ता जी और प्रीति घर आ चुके थे। पिछले 2-3 दिन से वे लोग हॉस्पिटल में थे। गुप्ता जी के इन बुरे हालातों में उनकी मदद पारस ने की। उसी ने शगुन और उसके परिवार को हॉस्पिटल आकर संभाला। गुप्ता जी के घर के पेपर चाचा से वापस लिए, जिससे चाचा उस घर को बेच ना सके। जो पैसे गुप्ता जी ने अपने भाई से लिए थे, पारस ने चुपचाप बिना किसी को बताए विनोद को वो पैसे वापस लौटा दिए। खामोश रहकर ही सही उसने ये दिखा दिया कि वो शगुन का सच्चा दोस्त है। शगुन और पारस कई साल से अच्छे दोस्त थे और गुप्ता जी को भी पारस के घर आने जाने से कोई ऐतराज नहीं था। पर पारस के मन में दोस्ती के अलावा भी बहुत कुछ था जो वह शगुन से कभी कह नहीं पाया। और फिर शगुन की शादी हो गई। लेकिन आज शगुन को इस हालत में देखकर पारस बहुत उदास था। वह पिछले 3 दिन से घर नहीं गया था और शगुन के साथ ही हॉस्पिटल में था। आईसीयू से शगुन को रूम में शिफ्ट कर दिया गया। पारस उसके बगल में बैठा हुआ था कि उसका फोन वाइब्रेट हुआ और वह बाहर चला आया। बाहर आकर उसने फोन देखा, घर से था। उसने फोन उठाया और कहा, हेलो पारस, कहाँ है बेटा? तू 3 दिन से घर नहीं आया है। कॉलेज की तरफ से किसी ट्रिप पर गया था ना तू? अभी तक नहीं लौटा, ना ही फोन किया कि तू ठीक है। बता ना, तू है कहाँ? दूसरी ओर से पारस की माँ ने पूछा। हाँ माँ, मैं ठीक हूँ, बस 1-2 दिन में आ जाऊंगा। पारस ने झूठ कहा, जबकि वह बनारस में ही था। लेकिन अपनी माँ को शगुन के बारे में बताकर उन्हें परेशान करना नहीं चाहता था। ठीक है बेटा, जल्दी आना और अपना ख्याल रखना, पारस की माँ ने कहा और फोन काट दिया। पारस ने फोन जेब में डाल लिया। उसे अपनी माँ से झूठ बोलते हुए बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन इस वक्त वह और परेशानियां नहीं चाहता था। भूख लगी तो पारस कैंटीन की ओर चला आया और अपने लिए कुछ खाने को ऑर्डर कर दिया। घर आने के बाद प्रीति ने अपने पापा को उनके रूम में सुलाया और खुद नहाने चली गई। रोने से उसकी आंखें लाल हो चुकी थी और चेहरा भी मुरझा चुका था। रोहन आज ऑफिस नहीं गया था। वह गुप्ता जी के पास ही रुक गया। उसे भी इस परिवार से हमदर्दी होने लगी थी। प्रीति नीचे आई और किचन में आकर गुप्ता जी के लिए चाय नाश्ता बनाया ताकि उन्हें थोड़ा खिला सके और दवा दे सके। नाश्ता लेकर प्रीति अपने पापा के कमरे में आई तो देखा रोहन अभी भी वहीं बैठा है। प्रीति ने उसे भी चाय दी, पर नाश्ते की प्लेट अपने पापा की ओर बढ़ाकर कहा, पापा थोड़ा सा कुछ खा लीजिए। मुझे भूख नहीं है बेटा, गुप्ता जी ने उदासी स्वर में कहा। भूख ना होने पर भी खा लीजिए प्लीज पापा, प्रीति ने पास बैठते हुए कहा। मिश्रा जी का कोई फोन आया बेटा? दामाद जी कैसे हैं? उनका फोन आया? अचानक से ये सब हुआ कि कुछ समझ ही नहीं आया, गुप्ता जी ने सवाल किया। नहीं पापा, उनका कोई फोन नहीं आया। आप नाश्ता कर लीजिए, फिर मैं मिश्रा अंकल को फोन लगाती हूँ, प्रीति ने कहा। नहीं, पहले मुझे मिश्रा जी से बात करनी है, दामाद जी के बारे में पूछना है। तुम मेरा फोन दो, मैं उन्हें फोन करता हूँ, गुप्ता जी ने बेचैन होते हुए कहा। मैं उन्हें फोन लगाती हूँ, कहकर प्रीति ने मिश्रा जी को फोन लगाया और फोन अपने पापा की ओर बढ़ा दिया। फोन की रिंग के साथ ही गुप्ता जी की धड़कनें भी ऊपर नीचे होती जा रही थी। कुछ देर बाद दूसरी ओर से मिश्रा जी ने फोन उठाया और कहा, हेलो समधी जी। नमस्ते, दामाद जी कैसे हैं? गुप्ता जी ने कहा। मिश्रा जी ने भरी आवाज में कहा, डॉक्टर ने कहा है कि गुड्डू अब खतरे से बाहर है, लेकिन बहुत गंभीर हालत में है। गुप्ता जी ने सुना तो उनका दिल बैठने लगा और वे कहने लगे, माफ कीजिएगा समधी जी, दोनों बच्चों को न जाने किसकी नजर लगी है। इस गहमा गहमी में मैं उस दिन दामाद जी से मिल भी नहीं पाया था। बनारस में गुड्डू का इलाज संभव नहीं था गुप्ता जी, इसलिए उसे हमें कानपुर लाना पड़ा और वक्त दोनों बच्चों के पास एक साथ रहना मुमकिन नहीं था। हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा है ये सब हुआ कैसे। मिश्रा जी ने नम आंखों के साथ कहा, चिंता मत कीजिए, बच्चे खतरे से बाहर हैं, उन्हें कुछ नहीं होगा। कहते हुए गुप्ता जी की आंखें भी नम हो जाती है। शगुन कैसी है? मिश्रा जी ने सवाल किया।
उसे आज ही होश आया है। होश में आते ही वह गुड्डू से मिलने की जिद कर रही थी। उसे ऐसी हालत में कानपुर भेजना सही नहीं होगा। गुप्ता जी ने अपनी आंखें पोंछते हुए कहा। रोहन वहां से उठकर बाहर चला गया। समधी जी, हम अपनी बहू को अपने घर लाना चाहते हैं। शगुन एक बार ठीक हो जाए, उसके बाद आप हमसे कहिए, हम गाड़ी भिजवा देंगे, मिश्रा जी ने कहा। जी, शगुन के साथ मैं भी आना चाहूंगा ताकि गुड्डू जी से मिल सकूं, गुप्ता जी ने कहा। हाँ बिल्कुल, और इस बात का बुरा मत मानिएगा कि हम लोग शगुन बिटिया के लिए वहां रुके नहीं। गुड्डू के साथ भी किसी का होना बहुत जरूरी था। फिर उनकी अम्मा को संभालना भी मुश्किल हो रहा था ऐसे हालातों में, मिश्रा जी ने कहा। कैसी बातें कर रहे हैं मिश्रा जी? दोनों बच्चों में से किसी एक को कुछ भी हुआ तो तकलीफ हम दोनों को होगी, गुप्ता जी ने कहा। आप शगुन का ख्याल रखिए, हम 1-2 दिन में गाड़ी भेजते हैं, मिश्रा जी ने कहा। ठीक है, गुप्ता जी ने कहा और फोन काट दिया। मिश्रा जी से बात करके उन्हें थोड़ा अच्छा लगा। उन्होंने फोन साइड में रखा और टेबल पर पड़ी प्लेट उठाई और नाश्ता करने लगे। प्रीति सब सुन रही थी, इसलिए उसने कोई सवाल नहीं किया और कमरे से बाहर चली आई। बाहर रोहन सीढ़ियों पर बैठा था। प्रीति उसके पास आई और कहा, उस दिन तुम्हारा दोस्त अगर सही वक्त पर आता तो आज ये सब नहीं होता। दी और जीजू साथ होते और खुश होते। आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था ये सब हो जाएगा। तुम्हारे चाचा चाची ने जो किया वो सब सही नहीं था, लेकिन पारस भैया ने उन्हें अच्छा सबक सिखाया। बस मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि शगुन दी और तुम्हारे जीजू को अलग क्यों कर दिया। मेरा मतलब वो कानपुर में है और शगुन दी यहाँ, ऐसा क्यों? रोहन ने कहा। प्रीति ने एक गहरी सांस ली और कहने लगी, उस दिन जब दी और जीजू का एक्सीडेंट हुआ था तब जीजू बहुत बुरी तरह घायल थे। एम्बुलेंस उन्हें लेकर चली गई। शगुन दी कुछ दूर जा गिरी थी, किसी का उन पर ध्यान ही नहीं गया। जीजू की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, इसलिए उनका ट्रीटमेंट करके उन्हें कानपुर शिफ्ट कर दिया। दी को जब हॉस्पिटल पहुंचाया गया तब तक गुड्डू जीजू वहां से जा चुके थे। जीजू दी से बहुत प्यार करते हैं और यही बात बताने वो बनारस आए थे, लेकिन शायद किस्मत को ये मंजूर नहीं था और ये सब हो गया। कहते हुए प्रीति की आंखों में नमी तैर गई। रोहन ने देखा तो उसे अच्छा नहीं लगा और उसने कहा, सब ठीक हो जाएगा। दी इतनी अच्छी है, उनके साथ महादेव गलत नहीं करेंगे। हाँ, प्यार में थोड़ी बहुत परीक्षा तो सबको देनी पड़ती है, बस शगुन दी के लिए ये परीक्षा जैसा ही है। काश ऐसी परीक्षा किसी को ना देनी पड़े, प्रीति ने अपनी आंखों में आंसू भरते हुए कहा और जाने लगी। अच्छा प्रीति सुनो, रोहन ने कहा। हाँ, प्रीति ने पलटकर सहजता से कहा। इन दिनों वह चीखना, चिल्लाना, गुस्सा करना सब भूल चुकी थी। शगुन दी कल घर आने वाली है ना? रोहन ने पूछा। हाँ, प्रीति ने कहा। तो तुम्हें नहीं लगता उनके स्वागत के लिए कुछ अच्छा करना चाहिए? रोहन ने कहा। मतलब? प्रीति ने असमझ की स्थिति में कहा। मतलब ये कि घर देखो, इसकी हालत देखो, क्यों ना इसे साफ किया जाए? रोहन ने कहा तो प्रीति ने घर में नजर दौड़ाई। सब अस्त व्यस्त था। उसे भी रोहन की बात सही लगी और वह काम में लग गई। कानपुर, उत्तर प्रदेश। शाम के समय सोनू भैया घर चले गए। गोलू अकेले ही हॉस्पिटल में आईसीयू के बाहर था। 3 दिन से गोलू घर नहीं गया था। जिस दिन गुड्डू का एक्सीडेंट हुआ था उस दिन गोलू नवीन की बहन की शादी के अरेंजमेंट में था। उसे किसी ने गुड्डू के बारे में बताया तक नहीं। शादी के अगले दिन जब गोलू ने गुड्डू का फोन मिलाया तो वह बंद आया। शगुन को फोन किया तो किसी ने उठाया नहीं। उसके कुछ देर बाद गोलू को मिश्रा जी का फोन आया और उसे गुड्डू के बारे में पता चला। बाहर बेंच पर बैठा गोलू इन्हीं सब बातों के बारे में सोच रहा था कि अंदर से नर्स आई और गोलू से अंदर आने को कहा। गोलू अंदर आया तो नर्स ने उसे एक हॉस्पिटल का गाउन देकर कहा, आज मेल स्टाफ छुट्टी पर है भैया, आप इनके कपड़े चेंज कर देंगे? हम कर देंगे, गोलू ने खोए हुए स्वर में कहा। नर्स गुड्डू के बेड के सामने पर्दा लगाकर दूसरी ओर चली गई। गोलू गुड्डू के पास आया। गुड्डू बेहोश था। गुड्डू का चेहरा देखते हुए गोलू को गुड्डू का डांटना, प्यार से उसे झिड़कना, उसके कंधों पर हाथ रखना, बाइक पर उसकी कमर पकड़कर बैठना सब याद आ रहा था।
गोलू ने गुड्डू के कपड़े बहुत ही सावधानी से बदले और जब जाने लगा तो गुड्डू ने उसका हाथ पकड़ लिया और मुश्किल से कहा, गोलू। गोलू ने जल्दी से पलटकर गुड्डू की ओर देखा। गुड्डू को होश आ गया था, लेकिन बोलने में अभी भी तकलीफ हो रही थी। गोलू गुड्डू के पास आया और उसके हाथ को अपने हाथों में थामकर कहने लगा, गुड्डू भैया तुम ठीक हो? कुछ नहीं हुआ है तुम? हम बहुत खुश हैं कि तुमको होश आ गया है। गोलू, गुड्डू ने मुश्किल से कहा। हाँ 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 भैया, बोलो बोलो, हम यही हैं तुम्हारे पास, बोलो क्या बोल रहे हो? गोलू ने गुड्डू के हाथ को और मजबूती से पकड़ लिया। घर जाना है। बोलते हुए गुड्डू को तकलीफ हो रही थी। जैसे जैसे वह होश में आ रहा था उसे दर्द का एहसास हो रहा था। घर चलेंगे ना भैया, बस तुम वो अच्छे से ठीक हो जाओ, उसके बाद चलेंगे, गोलू ने कहा। इतने में नर्स वहां आ गई और अब गोलू के हाथ से गुड्डू का हाथ छुड़ाते हुए कहा, ये क्या कर रहे हैं आप? इनके हाथ में ड्रिप लगी है और इन्हें अभी अभी होश आया है। इनका ज्यादा बात करना ठीक नहीं है। आप उठिए, बाहर चलिए। गोलू उठा तो गुड्डू फिर बड़बड़ाया, हमें घर जाना है गोलू, गोलू हमें घर। कहते हुए वह वापस बेहोश हो गया और उसकी आंखें मुन गई। गोलू आईसीयू से बाहर चला आया, लेकिन खुश था। गुड्डू धीरे धीरे होश में आ रहा था। गोलू ने मिश्रा जी को फोन लगाया और गुड्डू के बारे में बताया तो उन्होंने खुशी से कहा, गुड्डू ने तुमसे बात की गोलू? ये तो बहुत ही अच्छी बात है। हम अभी आते हैं, ठीक है? चाचा सुनो, गोलू ने कहा। हाँ गोलू कहो, क्या कहना है? मिश्रा जी ने कहा, हमारे लिए थोड़ा सा खाने को ले आइएगा। घर से हॉस्पिटल का खाना खा खा कर हम बीमार जैसा महसूस करने लगे हैं। गोलू ने डरते डरते कहा। अरे हाँ गोलू, हम ले आएंगे। कहते हुए मिश्रा जी ने फोन काट दिया। बेंच पर बैठे बैठे गोलू थक गया, इसलिए वहीं गैलरी में टहलने लगा। 3 दिन पहले उसका जो फोन बंद हुआ था अब तक बंद ही था। बेचारी पिंकी उस शाम अपने माँ के घर लखनऊ आई थी। उसने कितने ही फोन किए, लेकिन गोलू का फोन बंद। ना गुड्डू की शगुन के एक्सीडेंट के बारे में पता था, ना गोलू की खबर। उदास सी वह लखनऊ में दिन भर अपनी कजन सुमन के कमरे में बैठी रहती। शर्मा जी ने पिंकी को लखनऊ इसलिए भेजा ताकि उनका साला उसके लिए लड़का देखे और उसे पिंकी से मिलवा दे, क्योंकि कानपुर में कुछ लोगों के जरिए शर्मा जी के कानों तक ये बात पहुंच चुकी थी कि पिंकी गोलू की संगत में है और गोलू को शर्मा जी जरा भी पसंद नहीं करते थे। मिश्रा जी रात में गोलू के लिए खाना लेकर पहुंची। गोलू ने खाना खाया। डॉक्टर के राउंड अप के बाद मिश्रा जी को गुड्डू से मिलने दिया गया, लेकिन उस वक्त भी गुड्डू सो रहा था। मिश्रा जी उसे देखकर बाहर चले आए। सोनू भैया ने वहां के स्टाफ से बात करके आईसीयू के बगल वाला कमरा ले लिया और मिश्रा जी गोलू को उसमें सोने को जगह मिल गई। देर रात मिश्रा जी जाग रहे थे, लेकिन गोलू सो रहा था। मिश्रा जी की नजर गोलू पर पड़ी। वह प्यार से उसे देखने लगे और सोचने लगे। गुड्डू के कई दोस्त थे, लेकिन सिर्फ अकेला गोलू था जो दिन रात यहाँ था। मिश्रा जी ने हमेशा गोलू को नकारा निकम्मा। एक रिश्ते में गोलू परफेक्ट निकला, वो थी दोस्ती। मिश्रा जी उठकर गोलू के पास आए और नीचे पड़ी चद्दर उठाई और गोलू को उठाकर उसके सर पर प्यार से हाथ फेरकर बाहर चले आए। सुबह के 4 बज रहे थे। मिश्रा जी आईसीयू के बाहर वाली बेंच पर बैठे थे। उन्होंने अपने दोनों हाथों को उंगलियों को आपस में फंसाकर मुट्ठी को अपने मुंह पर लगाया हुआ था और सोच में डूबे हुए थे। गोलू नींद से जगा, देखा मिश्रा जी कमरे में नहीं है तो आंखें मसलता हुआ दरवाजे पर आया और मिश्रा जी को देखा। मिश्रा जी से भले गोलू कितना भी चिढ़ता हो, मिश्रा जी उसे कितना भी डांटे, मारे, पीटे, ताने दे, लेकिन इस वक्त गोलू को मिश्रा जी बहुत ही मजबूर दिखाई पड़ रहे थे। उनकी आंखों में गुड्डू के लिए प्यार और परवाह दोनों नजर आ रही थी। उनके उतरे हुए चेहरे को देखकर गोलू ने मन ही मन कहा, गुड्डू भैया को आपसे ज्यादा प्यार कोई नहीं कर सकता है चाचा, तुम हो उसके बेस्ट फादर। तो दोस्तों ये था मन मर्जियां भाग 2। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए और हाँ, सुनते रहिए मन मर्जियां मेरे साथ। बाय बाय।